स्टार्ट हो गया सर। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र जाट द एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में कहां तक देख लिया था, हमने पशुओं के उत्पाद देख लिए थे बेटा, कैसे कैसे पशुओं से काम कराते हैं हम, किस किस के लिए काम होता है, खेती के लिए काम करते थे, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। अब हम पढ़ेंगे बेटा पशुपालन की आवश्यकताएं क्या क्या है। इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था कि किस किस प्रकार से हम पशुओं का पालन करते हैं और क्यों करते हैं पशुपालन। अब पढ़ेंगे हम पशुपालन की आवश्यकताएं क्या है। उस टाइम पर हमने पढ़ा था किस किस प्रकार से हम करते हैं। अब पढ़ेंगे हम पशुपालन की आवश्यकताएं क्या है। जो पिछली क्लास थी उससे आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं। अब अपनी बात आती है बेटा पशुपालन की आवश्यकताएं। क्या बात आ रही बेटा? पशुपालन की आवश्यकताएं। हमारी बात आ रही बेटा पशुपालन की आवश्यकताओं पर। किसकी बात आ रही है? पशुपालन की आवश्यकताओं पर। पशुपालन की आवश्यकताएं। पशुपालन व्यवसाय में फायदे के साथ साथ समस्याएं भी कम नहीं है। अरे कहने का मतलब है कोई भी चीज करेंगे तो इतनी आसान नहीं है बेटा। जहां पर हमें फायदा मिलता है, जहां पर मैंने बोला था ना कल ही कि एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं बेटा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां हमें फायदा दिखता है वहां कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जहां हमें फायदा दिखता है बेटा वहां कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। पशुपालन व्यवसाय में फायदे के साथ साथ समस्याएं भी कम नहीं है। पशुपालन व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व इससे जुड़ी आवश्यकताओं व कठिनाइयों से परिचित होना आवश्यक है। इस व्यवसाय से संबंधित कुछ आवश्यकताएं निम्नलिखित है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर कोई हमें पशुपालन करना है, हमें पशुपालन का प्रारंभ करना है। किसका प्रारंभ करना है? पशुपालन का प्रारंभ करना है। तो हमें उससे संबंधित उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं बेटा उसके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना ज्ञान के कोई भी काम करना मतलब, कहते हैं ना बेटा कि अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा घातक होता है। अधूरा जो ज्ञान होता है बेटा वो बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले उस काम की पूरी पृष्ठभूमि जान लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। कोई भी काम करें उसके पहले उस काम की पूरी पृष्ठभूमि जान लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक है बेटा। अब बात करेंगे हम क्या बेटा, अगली उसकी बात करेंगे बेटा नोट की। अगली स्लाइड की बात करेंगे बेटा हम। तो अगली स्लाइड क्या है? पहला पॉइंट क्या है बेटा? हमारा पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है व्यवसाय शुरू करने के लिए खास पूंजी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? खास पूंजी की आवश्यकता होती है। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले क्या जरूरी है बेटा? पैसा जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? पैसा जरूरी है। कोई भी काम करने से पहले पैसा बहुत जरूरी है। बिना पैसे के हम कोई भी व्यवसाय या कोई भी बिजनेस प्रारंभ नहीं कर सकते हैं बेटा। यहां तक क्लियर है? पूंजी की आवश्यकता हो गई। इसके बाद प्रारंभिक व्यय अधिक होता है। पशु देखो बेटा, कोई भी बिजनेस या कोई भी व्यवसाय अगर अपन स्टार्टअप कर रहे हैं या चालू कर रहे हैं तो उसके लिए प्रारंभिक व्यय बहुत ज्यादा लगता है। प्रारंभिक व्यय का मतलब है अगर हमने पशुपालन करने की सोचा है कि हमें पशुपालन करना है तो सबसे पहले तो हमें अच्छे अच्छे दुधारू पशुओं की नस्लें लानी पड़ेगी। अच्छे अच्छे पशुओं की दुधारी नस्लें लानी पड़ेगी। उसके लिए भी हमें व्यय लगेगा। साथ में उसके लिए जो आहार का प्रबंध करना है उस आहार के प्रबंधन के लिए हमें पैसे लगेंगे। पशुओं को रहने के लिए आवास के लिए जो शेड बनाएंगे बेटा उस शेड के लिए हमें पैसा लगेगा। ये चीज तो उस चीज की है कि हमारा उन पशुपालन के द्वारा जो प्रोडक्शन या उत्पादन हो रहा उसके पहले ही इतना पे तो हमारा इतना अमाउंट तो या इतना व्यय हमारा वहां पर स्टार्टअप करने के लिए या चालू करने के लिए ही इतना व्यय हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है बेटा तथा प्रारंभिक व्यय अधिक होता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है प्रारंभिक व्यय अधिक होता है। साथ में पशुओं के रहने का प्रबंध करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पशुओं को रहने का प्रबंध करना पड़ता है बेटा। वो कहां पर रहेंगे, किस प्रकार की प्रणाली में हम पशु का पालन करेंगे। पशु प्रणाली जो पालने की प्रणाली होती है, जो शेड होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती है बेटा। वो भी कैसी होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। हम पशु आवास जब पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद यदि जलवायु परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो प्रबंधन में प्रारंभिक व्यय और अधिक हो सकता है। कहने का मतलब है अगर
पशु के पालने के लिए अनुकूल परिस्थितियां अगर नहीं होती है, पशुओं को पालने के लिए अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है, तो वहां पर हमें पशु का प्रबंधन और ज्यादा वे में करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में अगर बात करें बेटा, उदाहरण के रूप में अगर बात करें कि कोई सामान्य प्रदेश, अगर मान लो एग्जाम्पल के रूप में हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। कहाँ के निवासी है बेटा? हम मध्य प्रदेश के निवासी है, और हमें ले जाकर कहां पर कर दे, कोई हमें ले जाकर जम्मू कश्मीर राज्य या जो नॉर्थन, जो साउथर्न स्टेट है, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये वाले राज्य हैं, अगर हमें बोल दे कि तुम वहां जाकर 2-4 साल रहो और वहां पर क्या करो बेटा, वहां पर नौकरी पानी करो, तो हम नौकरी पानी करने के लिए तो जाएंगे, लेकिन जो प्रारंभिक 1 या 2 साल होगी बेटा, वहां के जलवायु में ढलने में हमें समय लगेगा, वहां की जलवायु में ढलने में समय लगेगा। अगर हम साउथ के राज्य में अगर चले गए, जो साउथ के राज्य होते हैं, दक्षिणी राज्य होते हैं, दक्षिणी राज्यों में अगर हम गए, दक्षिणी राज्यों में गए बेटा, तो सबसे पहले वहां हमें कूलर लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां के लोग तो शायद हो सकता है पंखे में भी अपना जीवन यापन कर लें, क्योंकि उनको आदत हो गई है, वो उस परिस्थिति के अनुसार ढल चुके हैं। लेकिन हमें तो वहां जाने के बाद इतनी गर्मी लगेगी, इतनी गर्मी लगेगी कि बिना कूलर और बिना एसी के तो हम रह ही नहीं पाएंगे। तो जाते से ही सबसे पहला खर्चा तो हमारा एसी कूलर भी रहेगा। अगर उत्तर भारत में चले गए तो सबसे ज्यादा ठंड लगेगी वहां पर, क्योंकि बर्फीले राज्य हैं ऊपर, तो वहां पर क्या लगेगा, हमको गर्म कपड़े की आवश्यकता लगेगी। तो सबसे पहले जाता से ही हमारे प्रबंधन या हमारे रहन सहन के ऊपर खर्चा हुआ। इसी प्रकार जो हम उच्च दूध उत्पादकता वाली प्रजातियां लेके आते हैं बेटा, उसे भी वातावरण के अनुसार ही लाते हैं, कि कुछ वेराइटियां ऐसी रहती है बेटा जो ठंडे प्रदेशों में ही सर्वाइव कर पाती है, ठंडे प्रदेशों में अपना उत्पादन अच्छा दे पाती है। अगर ठंडे प्रदेशों में उत्पादन देने वाली प्रजातियों को हम दक्षिण राज्यों में ले जाकर उत्पादन करें तो उतना उत्पादन नहीं होगा, और अगर उत्पादन फिर भी हमें लेना पड़े तो उन नस्लों को वहां पर ठंडा वातावरण हमें देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अगली बात करें, पशुपालन में श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। पशुपालन में श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। पशुपालन में श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, मतलब मजदूर की आवश्यकता होती है बेटा, मजदूर की आवश्यकता होती है। पशुपालन के लिए दुधारू पशु की आवश्यकता होती है, जो दुधारू पशु नहीं, सॉरी, जो ग्वाल होते हैं ना, जो अपन दूध निकालने का काम करते हैं उसे ग्वाल बोलते हैं देसी भाषा में। क्या बोलते हैं? तो उन ग्वालों की भी आवश्यकता होगी। 10 या 20 पशु लेके, 10 या 20 पशु या भैंस लेके आप क्या ये बताओ, 10 या 20 जो पशुपालन के लिए 10 या 20 अगर आप बफेलो कैटल्स वगैरह लेके आओगे, तो क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति के द्वारा इतना मैनेजमेंट हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है बेटा, एक व्यक्ति के द्वारा तो इतना मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए श्रम पर भी लगता है। पशुओं की देखभाल एवं चारे का प्रबंधन करने में श्रमिकों की आवश्यकता होती है बेटा, उनको फीडिंग के लिए, खाना खाने के लिए भी आवश्यकता होती है पशुओं को, केटल को, बफेलो को। ठीक है, तो इन पे भी ज्यादा खर्च होता है हमारा। साथ ही हमारा श्रम महंगा पड़ता है, तथा श्रमिकों की कमी होने से पशुपालन में बेटा क्या होती है? कठिनाई होती है। पशुपालन में क्या होती है बेटा? कठिनाई होती है। 3 चीज याद रखना बेटा, कोई भी अगर व्यवसाय चालू करो तो 3 चीज की आवश्यकता होती है। एक तो होता है बेटा अपने कैपिटल, एक होता है लेबर, सबसे ज्यादा जो श्रम, सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है बेटा पूंजी की और मजदूर की, पूंजी की और मजदूर की, पूंजी और मजदूर की सर्वाधिक आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? यहां तक क्लियर है? क्या आंसर हमारा यहां तक क्लियर है? इसके बाद श्रम महंगा पड़ता है तथा श्रमिकों की कमी होने से पशुपालन में कठिनाई होगी। अगर श्रमिक कम रहेंगे तो उतना अच्छा पशुपालन बेटा नहीं हो पाएगा। अगर श्रमिक कम रहेंगे तो उतना अच्छा पशुपालन नहीं हो पाएगा। इसके बाद यह व्यवसाय अधिक लोचदार नहीं है, यह व्यवसाय अधिक लोचदार नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ये जो व्यवसाय है इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें बहुत सोच समझ कर ही, या मतलब बहुत। अब मजदूर की अगर बात करें तो बेटा इसमें मजदूर भी 2 प्रकार के होते हैं, टेक्निकल मजदूर, एक नॉन टेक्निकल मजदूर। टेक्निकल मजदूर में कौन कौन से आते हैं? जो पढ़े लिखे मजदूर होते हैं बेटा, जैसे आप वेटनरी डॉक्टर की बात कर लो, वो भी एक प्रकार का लेबर ही रहेगा, वेटनरी डॉक्टर है। इसके बाद जो वहां का हमारे पशुपालन में मैनेजर हो गया, मैनेजर के बाद जो हमारा
जो अकाउंटिंग का काम देखता है वो भी टेक्निकल में आएगा। नॉन टेक्निकल में कौन आएगा बेटा, जो ग्वाल आएगा, जो चारा लेके आएगा, जो भैंस को चराने के लिए आएगा। तो सबसे ज्यादा हमें श्रम की आवश्यकता, श्रम पर पैसा खर्च सबसे ज्यादा करना पड़ता है पशुपालन में। किस पर, श्रम के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है पशुपालन में। यहां तक क्लियर है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है हमारा, हर प्रकार की जलवायु में हर प्रकार के पशु का विकास आसान नहीं है। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि हर प्रकार की जलवायु में हर प्रकार के पशुओं का विकास संभव नहीं है। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं तो एक गाय आती है हॉलिस्टियन फ्रीजियन एचएफ। क्या नाम है, हॉलिस्टियन फ्रीजियन एचएफ। हॉलिस्टियन फ्रीजियन एक गाय है जो हॉलैंड की है। कहां की है बेटा, हॉलैंड की। कहां की है बेटा, हॉलैंड की एक गाय है हॉलिस्टियन फ्रीजियन। हॉलैंड की एक गाय है हॉलिस्टियन फ्रीजियन। ये क्या है बेटा, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे देश में रहती है। हॉलैंड एक ठंडा देश है। अगर इस नस्ल को हम हमारे भारत में लाकर एक ऐसे स्थान पर पालना चाहे जो कि सामान्य तापक्रम से ज्यादा रहता है या गर्म वातावरण वाला होता है, तो ये जो हॉलिस्टियन फ्रीजियन गाय है बेटा, ये इतना अच्छा उत्पादन उस समय पर नहीं दे पाएगी, इतना अच्छा प्रोडक्शन वो उस टाइम पर नहीं कर पाएगी। इसीलिए बेटा हर प्रकार की जलवायु में हर प्रकार के पशुओं का विकास आसान नहीं है। अतः आवश्यकता जलवायु स्थान की दृष्टि से उपयुक्त पशुओं को पालने की जरूरत होती है। इसीलिए बेटा नॉलेज की बहुत जरूरी है, ज्ञान की बहुत जरूरत है कि जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर जैसा वातावरण है, जहां पर जैसी की जलवायु है, हमें उसी प्रकार के पशुओं का पशुपालन के लिए चयन करना चाहिए। यहां तक क्लियर सभी को कि जहां पर हम रह रहे हैं उसकी जलवायु की स्थिति देखकर, वहां की परिस्थितियां देखकर ही हमें पशुओं का चयन पशुपालन के लिए करना चाहिए। यहां तक क्लियर बेटा। इसके बाद हरा चारा व अच्छे किस्म का चारा, अच्छी जाति, स्वस्थ व उन्नत पशु के लिए आवश्यक कारक है। बेटा अगर पशु खाएगा नहीं तो पशु उत्पादन कैसे देगा। पशु को हम घर लेके आ गए भैया, उसे जलवायु वगैरह सारी हमने प्रोवाइड करवा दी। अब बात आती है उसके खाने पीने की, कि अगर पशु खाना पीना ही नहीं करेगा, खाना ही नहीं खाएगा, अगर पशु खाना पीना ही नहीं करेगा तो कैसे उत्पादन वो दे सकता है, कैसे उत्पादन वो दे सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा खर्चा श्रम के बाद अगर बात करें तो वो आती है पशुओं के आहार पर। अब पशुओं को आहार भी जो दिया जाता है बेटा, वो भी उच्च क्वालिटी वाला आहार हमें देना पड़ता है। कैसा आहार बेटा, उच्च क्वालिटी वाला आहार हमें देना पड़ता है। अतः हरा चारा व अच्छे किस्म का चारा देना, पहले तो हरा चारा खिलाना है और उच्च किस्म का चारा हमें खिलाना है। साथ में स्वस्थ का उन्नत पशु के लिए आवश्यक होना बहुत जरूरी है। स्वच्छ खाना या स्वच्छ आहार पशुओं को देना अति आवश्यक होता है। इसके बाद हरी चारे हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होते। अब बेटा ये भी एक अच्छी बात है कि हरे चारे हर जगह उपलब्ध नहीं होते। जहां पर सिंचाई की पर्याप्त मात्रा होती है या जहां पर पानी की पर्याप्त मात्रा होती है, केवल उन्हीं स्थानों पर हरा चारा उपलब्ध हो सकता है। जहां पर जैसे अगर बात करें राजस्थान के कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र है बेटा, राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, उन रेगिस्तानी क्षेत्रों में अगर हम पशुपालन करेंगे तो वहां पर पूरे 12 महीने हमें हरा चारा मिलना संभव नहीं है। उन स्थानों पर हमें पूरे 12 महीना हरा चारा मिलना संभव नहीं है। तो इस चीज की भी समस्या बनी रहती है। अतः उत्पादन में कमी आ जाती है। अगर हरा चारे की कमी आएगी तो उत्पादन में ओबियसली कमी आ जाएगी। अतः पौष्टिक चारे एवं संतुलित राशन की व्यवस्था इस व्यवसाय की प्रथम आवश्यकता है। संतुलित आहार देना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। संतुलित आहार देना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसा ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक होता है बेटा वर्धन आहार। वर्धन आहार जो होता है बेटा जीवन निर्वाह, एक तो निर्वाहक आहार होता है, एक वर्धक आहार होता है। दो प्रकार का आहार हम पशुओं को खिलाते हैं, एक तो निर्वाहक आहार और एक वर्धक आहार। निर्वाहक आहार जो होता है बेटा 24 घंटे ऊर्जा वगैरह के लिए देते हैं, और जो वर्धक आहार होता है बेटा वो निर्वाहक आहार के साथ साथ उनकी उत्पादकता के लिए देते हैं। जैसे अगर गाय को देंगे तो दूध के लिए देंगे, भैंस को देंगे दूध के लिए देंगे, सुअर को देंगे मांस के लिए देंगे, बकरी को देंगे मांस के लिए देंगे, मुर्गी को देंगे अंडे के लिए देंगे। ये उनकी उत्पादन के आधार पर हम आहार का निर्धारण करते हैं बेटा। ठीक है। आजकल चूंकि कृषि के प्रति सामान्य उत्साह कम होता जा रहा है, अतः पशुपालन व्यवसाय में रुचि कम होती जा रही है। बेटा आज के समय में क्या हो रहा है बेटा, आज के समय में कृषि के ऊपर जो उपलब्धता है वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही थी। आज से अगर पुराने समय की बात करें तो कृषि के ऊपर 70% जनसंख्या निर्भर थी। किसके ऊपर, कृषि के ऊपर। कितनी बेटा,
70% जनसंख्या निर्भर थी। उस समय की अगर बात करें तो 70% जनसंख्या किस पर निर्भर थी बेटा? कृषि पर निर्भर थी। लेकिन आज की बात करें तो आज 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कितनी परसेंट? 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कितने परसेंट? 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहां तक समझ में आया बेटा? तो क्या हो गया, लोगों में कृषि के प्रति सामान्य उत्साह कम होने लगा। उसका एक कारण यह भी रहा है बेटा, क्योंकि लोग बाहर पढ़ने आते हैं। हमारे जैसे ही विद्यार्थी जो कृषि में रुचि तो लेते हैं, कृषि के विषय में तो रुचि लेते हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर या घरों पर जाकर, गांव में जाकर खेती को बढ़ावा नहीं देते। आज के समय में यह हो चुका है बेटा कि जो कृषि कॉलेज रहते हैं या जितने भी जो कृषि के क्षेत्र में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वहां पर भी जो छात्र पढ़ने जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी कृषि अधिकारी बनने का ही एक ख्वाब रहता है। प्राइवेट सेक्टर में जाकर कंपनी में काम करना चाहेंगे, लेकिन वो उन्नत कृषि अपने घर पर जाकर नहीं करेंगे। यही एक सबसे बड़ा कारण आज हमारे देश में दिखने को मिला है कि जो किसान का बेटा है वो भी खेती नहीं करना चाहेगा, वो भी बाहर जाकर कॉर्पोरेट क्षेत्र में नौकरी कर लेगा या फिर बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों की तैयारी करके कृषि के क्षेत्र में ही वो नौकरी ले लेगा। लेकिन घर पर जाकर जो हमारी मातृभूमि या भूमि है, कृषि माता है, उस पर जाकर वो उन्नत खेती नहीं कर पा रहा है। इसी कारण हमारे देश में कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में रुचि अब कम होती जा रही है। और कृषि के क्षेत्र में रुचि कम हो रही है मतलब पशुपालन व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं कमी हमको देखने को मिल रही है। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को कि सर यहां तक हमें क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की, हम पशु प्रजनन से संबंधित समस्या है। अब आती है बेटा, अब जो बात आती है हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनिमल ब्रीडिंग। पशु प्रजनन से संबंधित समस्याएं आती है बेटा। कुछ पशु प्रजनन से संबंधित व्यवसायी समस्याएं क्या क्या हो सकती है? जैसे कि पशुपालन के अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने पढ़ाया था फसल उत्पादन में, आपको पढ़ाया था हरित क्रांति क्यों आई थी हमारे देश में। हरित क्रांति के बाद हमारे देश में जो फसलें आई थी उनका हमने प्रजनन करवाया और नई नई जातियों का विकास किया फसलों में। उसी प्रकार बेटा पशु में भी क्या करते हैं हम? पशु में भी उच्च क्वालिटी या अधिक दूध उत्पादन के लिए नई नई प्रजातियों का विकास करेंगे, नई नई उन्नत नस्लों का विकास करेंगे और उन्हीं नस्लों के द्वारा हम क्या करेंगे बेटा? अधिकतम दूध का उत्पादन करेंगे, नई नई नस्लों का विकास करेंगे पशुपालन में। अब उसमें प्रजनन करने के लिए क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी चीज करेंगे तो बेटा समस्याएं तो आएगी, और समस्या अगर आएगी और हमें अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। और अगर हमें उससे संबंधित ज्ञान है या नॉलेज है तो हम उससे जो भी समस्या आएगी उसका समस्या का निराकरण हम आसानी से कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अपन पशु प्रजनन से संबंधित समस्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा। पशुपालन व्यवसाय को लाभप्रद बनाने तथा उन्नत पशुओं की किस्म प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पशुपालक पशु प्रजनन विधि की वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करें। अब मान लो बेटा उदाहरण के रूप में ये मेरे पास एक गाय है, ये मेरे पास एक गाय है जो 10 लीटर का दूध उत्पादन करती है एक टाइम में। 10 लीटर ये मेरे पास गाय है जो एक टाइम में कितना बेटा? 5 लीटर दूध का उत्पादन दे रही है। कितना उत्पादन दूध दे रही है? 5 लीटर का। अब मैं क्या करूंगा बेटा? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं तो मैं बाहर के डॉक्टर या किसी को बुलाकर इसका प्रजनन करवाऊंगा मैं, या मैं खुद भी अच्छे अच्छे सांड लाऊंगा जो गाय के लिए, जैसे हॉलिस्टीन फ्रीजियन के सांड हो गए या फिर उनका सीमन हो गया, उनका जो वीर्य होता है बेटा, उन वीर्य को लाकर हम इस गाय में छोड़ेंगे। उदाहरण के रूप में अगर ये मेरी गाय 5 लीटर दूध दे रही है, अगर मेरी गाय 5 लीटर दूध दे रही है तो इस 5 लीटर दूध में मैं मेरे घर भी दूध यूज करूंगा। तो मैं अगर घर ही दूध यूज कर लूंगा तो क्या मैं उसे डेयरी पालन में ले जा पाऊंगा? डेयरी में लेके पैसे कमा पाऊंगा कि सर 5 लीटर तो दूध हो रहा है और घर में 10 व्यक्ति हैं, अगर 10 व्यक्ति है और 5 लीटर दूध हो रहा है तो वो तो दूध चाय बनाने में या बच्चों को दूध पिलाने में ही चले जाएगा, तो हम डेयरी से कोई भी उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, कृषि से संबंधित पढ़ा लिखा हुआ, तो मैं क्या करूंगा बेटा? इस गाय का क्रॉस मैं किसी ऐसे नस्ल के सांड से कराऊंगा। इस गाय का नस्ल का जो क्रॉस है या प्रजनन है वो ऐसे सांड से कराऊंगा जो कि एक उन्नत किस्म का दूध उत्पादक सांड हो। उन्नत सांड का मतलब है उस प्रजाति या उस नस्ल का हो। जैसे हॉलिस्टीन फ्रीजियन के सांड की अगर बात करूं तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन एक दुधारू नस्ल की जाती है, दुधारू नस्ल है, तो उसका जो सांड रहेगा बेटा, उसका जो बुल रहेगा, सांड या बुल रहेगा,
उसका क्रॉस मैं इस देसी गाय से करवाऊंगा, और इसका क्रॉस करवाने के बाद बेटा, इसका क्रॉस करवाने के बाद मेरे यहाँ पर एक ऐसी गाय आएगी जिसका दूध उत्पादन कितना हो जाएगा बेटा, 15 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 5 लीटर तो घर में यूज कर लूंगा और 10 लीटर डेयरी में दे दूंगा, और 10 लीटर डेयरी में देकर यहाँ से पैसे कमाऊंगा। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है बेटा, पैसे कमाना। मेन उद्देश्य क्या है, पैसे कमाना। देखो पैसे यहां से निकले हमारे, बस क्या करा, जो दुधारू नस्ल के सांड है उसके साथ इसका क्रॉस करवाया और नई नस्ल लेके आए, संकर नस्ल लेके आए, और इस संकर नस्ल से हमें 15 लीटर हुआ, 5 लीटर घर के काम में और 10 लीटर डेयरी में देकर पैसे कमाए। यहां पर तो सिर्फ 5 लीटर हो रहा था, यहां पर तो सिर्फ 5 लीटर होता था। इसीलिए सारी हम करते हैं, सारी ये प्रोसेस जो पादप प्रजनन की प्रोसेस है, इसीलिए करते हैं ताकि हमें अधिक उत्पादन मिले और हमें अधिक से अधिक पैसे मिले, इसीलिए हम ये कार्य करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, पशु प्रजनन विधि वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करें, उसे पशु अनुसंधानशाला से जानकारी का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। जो भी अनुसंधान संस्थान होते हैं, जो वेटनरी कॉलेज होते हैं, उनसे भी उस किसान को जुड़े हुए रहना चाहिए, उससे भी उस जो जानकारी है वहां से प्राप्त करनी चाहिए कि भैया आपके यहाँ किस नस्ल का नया वीर्य आया है, किस नस्ल की बाहरी जो विदेशी किस्म का नस्ल का अगर तुम्हारे यहाँ वीर्य आया है तो वो हम हमारी गाय में इंसीमिनेशन करवाएंगे, प्रवेश करवाएंगे, और नई जाति या नई नस्ल का हम विकास करेंगे। परंतु हमारे देश में पशु प्रजनन से संबंधित कई समस्याएं हैं। ये सारी चीज तो करवाएंगे कि भैया ये सीमन लेके आ गए दूसरे देश से, दूसरी गाय का सीमन लेके आ गए, दूसरे बुल का सीमन लेके आ गए, हमें ज्यादा उत्पादन करना है, ये सारी चीज तो हम करेंगे। लेकिन हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वो समस्या आपके सामने लिखी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है बेटा। ठीक है। उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या में कमी, सबसे बड़ी दिक्कत तो भैया उन्नत नस्ल के पशु ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो हमारे भारत देश में जो उन्नत नस्ल के पशु है वही उपलब्ध नहीं है, वही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो हम किससे क्रॉस कराएं, किससे प्रजनन करवाएं? हमारे यहाँ तो देश में उन्नत नस्ल के पशु ही नहीं है, तो हम कैसे प्रजनन करवाएं? ये सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या तो क्या है बेटा, उन्नत नस्ल के पशु ही नहीं है हमारे देश में। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। सबसे बड़ी समस्या क्या है बेटा, उन्नत नस्ल के पशु ही हमारे देश में नहीं है। आया समझ में? उन्नत नस्ल के पशु ही हमारे देश में नहीं है। देश में उत्तम पशुओं की संख्या कम है तथा अनुत्पादक पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी किस्मों में ह्रास होता जा रहा है। सबसे पहला काम, सबसे पहली जो समस्या यही वाली है कि देश में उन्नत नस्ल के पशु तो नहीं है। सारे जो पशु है बेटा वो सिर्फ खेत में कामकाजी पशु हैं, या सिर्फ एक या दो बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन वाले पशु रहते हैं। और जो कम प्रोडक्शन वाले पशु रहते हैं बेटा, उनमें जो बेल या सांड बुल वाले जो बुल रहते हैं बेटा, उनमें किसान सिर्फ खेती का काम करवाते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, हल चलवाते हैं, जो भी पशु चालक यंत्र होते हैं वो उनसे चलवाते हैं, और वो किसी काम में नहीं आते हैं। अच्छे दूध उत्पादक पशु हमारे देश में इतने उपलब्ध मात्रा में अवेलेबल नहीं है। ये पहली समस्या बेटा। दूसरी बेटा, पशु का प्रजनन में असमर्थ होना। दूसरी समस्या क्या बेटा, पशु का प्रजनन में असमर्थ होना। अब देखो बेटा, वो किस लिए होता है, प्रजनन के लिए जो संभावित जोड़े हैं उनका समुचित व पौष्टिक आहार की कमी के कारण पूर्ण विकास नहीं हो पाता, अथवा वह प्रजनन करने में असमर्थ रहते हैं। कहने का मतलब बेटा है बेटा, उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, जो आहार जो होता है बेटा वो नहीं मिल पाता है, इसलिए उनका एक समुचित प्रकार से उनका शरीर का विकास नहीं हो पाता है बेटा। एक समुचित प्रकार से उनके शरीर का विकास नहीं हो पाता है, इसी कारण वे प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि एक आहार का सब्जेक्ट आएगा बेटा, आहार का जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे किस किस प्रकार से आहार पशुओं को प्रजनन के लिए खिलाना चाहिए। पशुओं का आहार जो होता है बेटा, ये प्रजनन के लिए भी स्पेसिफिक आहार हम पशुओं को देते हैं। अगर बेटा मान लो विटामिन ई की कमी आ गई, जिसे टोकोफिरोल कहते हैं, जो प्रजनन के लिए प्रजनन से संबंधित विटामिन होता है, कौन सा बेटा, विटामिन ई। जो विटामिन ई होता है बेटा प्रजनन से संबंधित होता है।
किससे संबंधित होता है बेटा? प्रजनन से संबंधित होता है। अगर आहार में, पशु आहार में विटामिन ई की कमी रही तो कहीं ना कहीं जो प्रजनक अंग होते हैं पशुओं के, वो उतनी अच्छा से तरह से विकसित नहीं हो पाते और पशु प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं बेटा। इसलिए आहार में पौष्टिक आहार की कमी होती है बेटा, इसके कारण उनका शरीर पूर्ण विकसित नहीं हो पाता अथवा वह प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं बेटा। यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। इसके बारे में अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अगला क्या है? देर से प्रौढ़ होना, लेट मैच्योरिटी। देर से प्रौढ़ होना, लेट मैच्योरिटी मतलब, अब मैं इसमें समझाऊंगा बेटा। हमारे देश में गाय या भैंस अपेक्षाकृत देर से प्रौढ़ या परिपक्व होते हैं, जिसके कारण उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता देर से प्राप्त होती है। इस कारण पशुपालक को अधिक हानि उठाना पड़ती है। जो हमारे देश में जो बेटा पशु होते हैं वो इतनी जल्दी मैच्योर नहीं हो पाते हैं। अरे आजकल तो इंसान भी इतनी जल्दी मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो गाय भैंस कैसे मैच्योर होंगे? आजकल तो इंसान ही इतनी जल्दी मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो इंसान क्या मैच्योर होंगे? आज तो इंसानों में भी अकल कब आती है? बुढ़ापे में जाकर अकल आती है। इंसान तो इंसान भी एक जानवर का ही रूप है रे, जानवर का रूप है। और इंसानों में भी बहुत समय तक तो ज्ञान नहीं आता है, तो पशुओं से क्या उम्मीद करें हम? अरे जब इंसानों में बहुत समय तक ज्ञान नहीं आता तो पशुओं से क्या उम्मीद करें हम? इसीलिए बेटा जो पशु होते हैं वो देर से बूढ़े होते हैं और प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं। जो उसमें आवश्यक हार्मोन्स की जो जरूरत होती है वो भी समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है। तो जो भी प्रजनक के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती है बेटा वो उनके शरीर में नहीं बन पाती है और इसका नुकसान पशुपालक को उठाना पड़ता है बेटा। जहां पर जो गाय भैंस होती है वो अपने जीवन काल में 4 से 5 ब्यांत कर सकती है। अगर वो लेट से मेच्योर होगी तो वो 5 ब्यांत की जगह कितने ब्यांत करेगी? 2 ब्यांत करेगी। और अगर 2 या 3 ब्यांत करेगी तो पशुपालक को जो है भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहां वो 5 से 6 ब्यांत कर सकती है, वो कितना 2 से 3 ब्यांत पर ही कर पाएगी। और इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा बेटा? पशुपालक को उठाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? इसके बाद अगली बात करें, पशुओं का लंबे समय तक सूखा रहना। पशुओं का लंबे समय तक सूखा रहना, लॉन्ग ड्राई पीरियड, मतलब इसका समझाता हूं मैं। यह पशुओं में यह बात आम देखी गई है कि 2 बच्चे पैदा करने के अंतराल का समय काफी लंबा होता है अतः अन्न उत्पादन समय का अंतराल काफी लंबा होता है, जिससे आर्थिक हानि होती है। अरे जैसे मैंने बताई है, एक गाय का ब्यांत आया, इसने बछड़े का जन्म दिया, तो वो लगभग 365 या 370 या 270 के लगभग 1 साल का अंतराल होना चाहिए। लेकिन हमें देखने को आज के समय में ये मिल रहा कि एक बछड़ा पैदा करने में और दूसरा बछड़ा पैदा करने में लगभग 1.5 साल लगा देती है गाय या भैंस। 1.5 साल का समय, 1.5 साल का समय, 15 से 16 महीने का समय लगा देती है। तो जहां पर पहले हमें उत्पादन 10 महीने में ही मिलने लग जाता था, आज वो उत्पादन हमें कितने दिन में मिल रहा है बेटा? 10 से 15 महीने में मिल रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं नुकसान की बात है। अरे जो उत्पादन जो गाय हमें 8 से 10 महीने में दूध देना प्रारंभ कर देती है, वो आज 13 से 14 महीने का समय लगा रही है दूध उत्पादन में। तो कहीं ना कहीं हमें 3 से 4 महीने का नुकसान उठाना पड़ रहा है बेटा। इसके बाद अगला पॉइंट है बार बार गर्भपात होना। अगला पॉइंट क्या है बेटा? बार बार गर्भपात होना। पशु चिकित्सा का समुचित प्रबंध नहीं होने से पशु चिकित्सक जो रहते हैं बेटा, पशु चिकित्सक जो रहते हैं उनका सही प्रकार से प्रबंधन, या कह सकते हैं उन जो भी भर्तियां, सरकारी भर्तियां जिसमें पशु जो सरकारी पशुपालक रहते हैं बेटा, सही समय पर भर्ती नहीं होती है। और अगर सही समय पर भर्ती नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उनकी कमी हमने अपने को देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जो पशु के डॉक्टर होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है, बहुत ही कम संख्या में हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए बेटा पशु चिकित्सा का समुचित प्रबंध नहीं होने से इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे पशु की प्रजनन तथा उत्पादन क्षमता क्षीण हो जाती है अतः आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। बार बार बेटा गर्भपात हो जाता है पशुओं में, अपने आप ही कभी कभी बच्चा गिर जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं गर्भपात हो जाता है। तो इससे जो उसकी प्रजनन क्षमता है बेटा वो भी कम होती है। तो यहाँ तक हमने 6 पॉइंट पढ़े थे बेटा। 6 पॉइंट से अब आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। 7वें पॉइंट की बात अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जो भी आज मैंने पढ़ाया है आपको इसे नोट डाउन करना, बार बार लेक्चर देखना और अपने नॉलेज को और गेन करना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय विज्ञान।